अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्लियोपेट्रा दुनिया की खूबसूरत और हसीन मलिका थी जो अपनी बेवफाई और अपने हुस्न की वजह से आज तक मशहूर है। उसकी शादी उसके अपने ही दो छोटे भाइयों से क्यों हुई, वो जानने के लिए हम किस्से को शुरू करते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 323 साल पहले सिकंदर आज़म की वफ़ात हुई। उसने बहुत सारे हिस्से फ़तह किए थे। उसकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उसके गवर्नरों ने उन हिस्सों को आपस में बांट लिया था। मिस्र सिकंदर के गवर्नर पटोलेमी के हिस्से में आया और वहाँ से फिर पटोलेमी के ख़ानदान की हुकूमत शुरू हो जाती है जो 300 साल तक चलती है। क्लियोपेट्रा, जिसको उर्दू में क्लियोपेट्रा के नाम से जाना जाता है, कदीम मिस्र की मलिका थी। वो पटोलेमी द 12th की बेटी और आखिरी मैसेडोनियन नस्ल और ज़बान की मलिका थी, जिसका जन्म 69 क़िबले मसीह 69 बिफोर क्राइस्ट में हुआ था। पटोलेमी द 12th की 51 क़िबले मसीह में वफ़ात हो जाती है, जिसके बाद तख्त उसके एक कम उम्र बेटे पटोलेमी द 13th के हाथों में चला जाता है, जो क्लियोपेट्रा से 8 साल छोटा था। अपने बाप की वफ़ात के फ़ौरन बाद दोनों शादी कर लेते हैं। इस तरह दोनों मिस्र के बराबर हाकिम बन जाते हैं। उस वक्त क्लियोपेट्रा की उम्र 18 साल थी और उसके भाई की उम्र सिर्फ 10 साल थी। मिस्र के तख्त पर दोनों का हिस्सा था, इसलिए बादशाह और मलिका जो सगे भाई बहन थे उनमें रस्साकशी होने लगी। क्लियोपेट्रा चूँकि उम्र में बड़ी थी, इसलिए वो अकेले ही मिस्र पर हुकूमत करना चाहती थी, लेकिन पटोलेमी द 13th के सपोर्टर्स ने उसके साथ वफादारी की और क्लियोपेट्रा अपनी जान बचाकर सीरिया भाग जाती है। 48 क़िबले मसीह में क्लियोपेट्रा सीरिया से एक फ़ौज लेकर मिस्र में दाखिल हुई। एक तरफ मिस्र में क्लियोपेट्रा तारीख़ में अपना नाम बना रही थी, तो दूसरी तरफ यूरोप में एक और हस्ती उभरती नज़र आ रही थी, जिसका नाम जूलियस सीज़र था। उसमें और रोम के एक जनरल पोम्पी में जंग हो रही थी और हार जाने के बाद पोम्पी जूलियस सीज़र से जान बचाकर मिस्र भाग आया था। लेकिन जब वो मिस्र पहुंचा, तब पटोलेमी द 13th के लोगों ने उसका कत्ल कर दिया। उसका पीछा करते करते सीज़र मिस्र पहुंच जाता है। जब क्लियोपेट्रा को सीज़र के बारे में पता चलता है, तब उसको उम्मीद नज़र आती है कि वो सीज़र की मदद से मिस्र पर काबिज़ हो जाएगी। क्लियोपेट्रा बहुत ज़्यादा बनाव श्रृंगार करती है और पुरकशिश कपड़े पहनती है। उसके लोग उसे एक चादर में लपेटकर जूलियस सीज़र के पास ले जाते हैं और जब चादर को खोलते हैं तो उसमें से क्लियोपेट्रा नमूदार होती है, जिसका हुस्न देखकर जूलियस सीज़र हैरान रह जाता है। क्लियोपेट्रा का बाप पटोलेमी द 12th रोम का मकरूज़ था, जिसकी वजह से मिस्र पर रोम का बहुत ज़्यादा कर्ज था। क्लियोपेट्रा सीज़र से मिलती है और दोनों में तय होता है कि क्लियोपेट्रा सीज़र की मदद करेगी और सीज़र मिस्र पर जो कर्ज है वो माफ़ कर देगा। क्लियोपेट्रा ने उसका साथ दिया और दोनों ने मिलकर पटोलेमी द 13th के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। सीज़र ने अलेक्जेंड्रिया, जिसको अस्कंदरिया भी कहा जाता है, उसका मुहासरा कर लिया, मतलब सीज कर लिया। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने मिस्र को फतह किया था, तब उसने इस शहर को बसाया था और उसके नाम पर ही उस शहर का नाम अलेक्जेंड्रिया पड़ा। तारीख़ में आता है कि उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी अस्कंदरिया में यानी अलेक्जेंड्रिया में थी, और जब सीज़र ने हमला किया तो बहुत ज़्यादा नुकसान किया और दुनिया की तकरीबन आधी तालीम, आधी नॉलेज बर्बाद हो जाती है, क्योंकि उसके हमलों में बहुत सारी किताबें जलकर बर्बाद हो गई थीं। उस जंग में पटोलेमी द 13th दरिया नील में गिर जाता है और मर जाता है। उसके बाद क्लियोपेट्रा मिस्र की फिर से हुक्मरान बन जाती है। क्लियोपेट्रा मिस्र की मलिका तो बन गई थी, लेकिन वो अकेली हुकूमत नहीं कर सकती थी, इसलिए उस वक्त के रिवाज के मुताबिक उसे फिर से अपने एक भाई से शादी करनी थी। उस वक्त क्लियोपेट्रा की उम्र 22 साल थी और उसका शौहर, जो उसका छोटा भाई था, एक 12 साल का बच्चा था। क्लियोपेट्रा ने खुद से 30 साल बड़े सीज़र को अपने इश्क के जाल में फंसा लिया था और वो उसके साथ ही रहती थी, जो बात मिस्र के लोगों को बिल्कुल नागवार लगती थी। लेकिन वो क्लियोपेट्रा के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते थे, क्योंकि वो एक मलिका थी। जूलियस सीज़र और क्लियोपेट्रा साथ ही रहते थे, लेकिन फिर जूलियस सीज़र को खबर मिलती है कि रोम में बगावत होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, तो वो वापस अपने मुल्क रोम चला जाता है। क्लियोपेट्रा को जूलियस से एक बेटा पैदा होता है, जिसका नाम वो सिज़ेरियन रखती है। रोम पहुंचकर वो हालात को सुधारता है और फिर 2 साल बाद क्लियोपेट्रा अपने बेटे को लेकर रोम पहुंच जाती है,
जहाँ पर उसका इस्तकबाल एक मलिका की तरह होता है। वहाँ पर क्लियोपेट्रा बहुत ऐशो आराइश के साथ रहती है और अपने बेटे को रोम का वारिस बनाने का ख्वाब देखती है, जो वहाँ के वुज़रा और काबीना को सही नहीं लगता था। वो लोग क्लियोपेट्रा से भी नाखुश थे, क्योंकि वो एक मिस्री थी और वो लोग एक मिस्री को अपनी मलिका तस्लीम नहीं कर सकते थे। वो खुद को एक सुप्रीम रेस समझते थे और ना ही उसके बेटे सिज़ेरियन को रोम का वारिस मान सकते थे, क्योंकि वो प्योर रोमन नहीं था। वो बाप की तरफ से रोमन ज़रूर था, लेकिन वो माँ की तरफ से एक इजिप्शियन था, एक मिस्री था। वो प्योर रोमन नहीं था, इसलिए उन पर हुकूमत नहीं कर सकता था। सीज़र ने बहुत सारे हिस्सों को फतह किया था, जिसकी वजह से रोम के लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। लेकिन जब उसने मिस्र को फतह किया और उसकी मुलाकात क्लियोपेट्रा से हुई, तब वो पहले की तरह स्ट्रॉन्ग बादशाह नहीं रहा था। वो उसके इश्क में गिरफ्तार होकर उसे हद से ज़्यादा इज्जत देने लगा था, जिसकी वजह से रोम की असेंबली में उसके खिलाफ आवाज़ें उठने लगती हैं। और 15 मार्च 44 क़िब्ल मसीह 15 मार्च 44 बिफोर क्राइस्ट को 60 लोगों ने जूलियस सीज़र का कत्ल कर दिया। उसके कत्ल का मंसूबा मार्कस जूनियस ब्रूटस और गायस कैजिनस लॉन्गिनस ने बनाया था। जब सीज़र का असैसिनेशन होता है, तब क्लियोपेट्रा रोम में ही रहती है। वो अपने बेटे को रोम का वारिस बनाना चाहती है, जिसे रोम के लोग तस्लीम नहीं करते हैं। और जब उसके बेटे को हुकूमत नहीं मिलती है, तो वो वापस मिस्र आ जाती है। रोम की हुकूमत ऑक्टेवियन और मार्क एंटोनी नाम के 2 जर्नीलों को मिलती है। ऑक्टेवियन सीज़र का मुँह बोला बेटा था, जबकि मार्क एंटोनी सीज़र का एक वफादार सिपाही था। ऑक्टेवियन और मार्क एंटोनी ने बागियों को, जिन्होंने सीज़र को मारा था, जंग करके हरा देते हैं। मार्क एंटोनी को ऑक्टेवियन मिस्र भेज देता है, ताकि वो क्लियोपेट्रा से हुकूमत छीन ले और मिस्र को पूरी तरह से रोम का मातहत कर दे। इधर जब वो क्लियोपेट्रा मिस्र आती है, तब अपने बेटे को हुकूमत ना मिलने की वजह से नाखुश रहती है। वो चाहती कि कम से कम अगर उसका बेटा रोम का बादशाह नहीं बन सका, तो मिस्र का तो बन जाए। इसलिए वो अपने भाई और शौहर प्टोलेमी द 14 को जहर देकर मार देती है, जिसके बाद हुकूमत का हकदार क्लियोपेट्रा का बेटा प्टोलेमी द 15 यानी सिज़ेरियन हो जाता है। मार्क एंटोनी जब मिस्र आता है, तो वो भी क्लियोपेट्रा के हुस्न से मुतासिर होकर उसके जाल में फंस जाता है और क्लियोपेट्रा उसका इस्तेमाल ऑक्टेवियन के ख़िलाफ़ करती है। मार्क एंटोनी रोम का एक वफ़ादार जर्नील था और सीज़र का वफ़ादार सिपाही था, जिस पर रोम को नाज था। लेकिन जब वो क्लियोपेट्रा के जाल में फंस जाता है, तो ऑक्टेवियन मार्क एंटोनी को एक गद्दार डिक्लेयर कर देता है और अपनी कौम के लिए गद्दार बन जाता है। मार्क एंटोनी और क्लियोपेट्रा के दरमियान काफ़ी नज़दीकियाँ आ गई थी और वो ऑक्टेवियन का दुश्मन बन गया था। क्लियोपेट्रा को मार्क एंटोनी से 3 बच्चे होते हैं। वो रोम पर हुकूमत करना चाहती थी और सिज़ेरियन को वहाँ का सुल्तान बनाना चाहती थी। इसलिए वो ऑक्टेवियन के लिए ख़तरा थी और ऑक्टेवियन उसे और सिज़ेरियन को मारना चाहता था, क्योंकि अगर वो क्लियोपेट्रा से हार जाता, तो रोम का तख्त सिर्फ क्लियोपेट्रा के हाथों में चला जाता और सिज़ेरियन रोम का नया बादशाह बन सकता था। वो क्लियोपेट्रा और मार्क एंटोनी के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर देता है। ऑक्टेवियन की फ़ौज बहुत बड़ी थी, उसके साथ पूरा रोम था, जबकि मार्क एंटोनी के साथ उसके कुछ वफ़ादार सिपाही और क्लियोपेट्रा के कुछ मिस्री सिपाही थे। इसलिए वो ऑक्टेवियन के फ़ौजियों के सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते हैं और मार्क एंटोनी हार जाता है। हारने के बाद वो खुदकुशी कर लेता है। क्लियोपेट्रा अपना हार तस्लीम नहीं करना चाहती थी और ना ही ऑक्टेवियन के हाथों आना चाहती थी, क्योंकि उसको पता था कि अगर वो ऑक्टेवियन के हाथों आ जाएगी तो ऑक्टेवियन उसके साथ बहुत बुरा सलूक करेगा। उसने भी खुदकुशी करने का इरादा किया। कुछ लोगों का मानना है कि वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है और जहर खा लेती है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि वो अपनी नौकरानियों से जहरीले सांप मंगवा कर खुद को डसवा कर मर जाती है। लेकिन वो इतिहास के पन्नों में अमर हो जाती है और उसकी दास्तान 2000 साल से ज़्यादा वक्त के बाद भी पढ़ी जाती है और उसको हुस्न की मलिका आज भी तस्लीम किया जाता है। जब हुस्न या बेवफाई की मिसालें दी जाएं और उस वक्त क्लियोपेट्रा का नाम न लिया जाए, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। वो तो हज़ारों साल पहले मर गई, लेकिन इतिहास के पन्नों में अब भी अमर है और सिर्फ वही ऐसी इकलौती औरत है जिसको आज तक याद रखा गया है।
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو برائے مہربانی اس کو لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجیے گا۔ السلام علیکم۔